नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और हमारे यहाँ जब बातें आपसी समझ और बाकी कई तरह की कोशिशों से नहीं सुलझती हैं तो लोग कोर्ट का सहारा लेते हैं। माना यह जाता है कि कोर्ट जो भी फैसला लेगा उसे न्याय होगा और हालात बेहतर बनेंगे। ऐसे ही घर खरीदारों के हालात को बेहतर बनाने के लिए कोर्ट ने केंद्र सरकार को कुछ निर्देश दिए हैं। क्या है वो निर्देश और क्या सच में कोर्ट की टिप्पणी के बाद घर खरीदारों के हालात बदलेंगे? देखिए इस खास रिपोर्ट में। देश के सर्वोच्च अदालत को घर खरीदारों की चिंता है। यही वजह है कि बिल्डर्स की मनमानी से उन्हें बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार बार मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट पर जोर दे रहा है। सोमवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से रेरा के तहत पूरे देश में एक समान मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट को बनाने का निर्देश दिया है। वैसे तो सरकार ने घर खरीदारों के हितों की रक्षा और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने के मकसद से रियल एस्टेट एक्ट 2016 यानी रेरा कानून 1 मई 2016 को लागू किया, लेकिन अभी भी एक मॉडल बिल्डर खरीदार एग्रीमेंट की जरूरत है। दरअसल देश के कुछ राज्यों में बिल्डर खरीदार को लेकर आदर्श समझौता व्यवस्था है, लेकिन समझौतों में एक रूपता नहीं है। वहीं जिन राज्यों में आदर्श समझौता व्यवस्था नहीं है, वहां घर खरीदारों से जुड़े एग्रीमेंट में अक्सर बिल्डर्स अपनी सहूलियत के आधार पर क्लॉज डाल देते हैं, जिनसे घर खरीदारों को परेशानी होती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट बार बार केंद्र को इसे राज्यों पर छोड़ने के बजाय आदर्श बिल्डर खरीदार समझौता और आदर्श एजेंट खरीदार समझौता तैयार करने की बात कहता आया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये मॉडल पूरे देश में एक समान लागू होने चाहिए। केंद्र के इस तरह के नियम बनाने से पूरे देश में घर खरीदने से जुड़े नियम व शर्तें एक जैसी हो जाएंगी और घर खरीदारों का शोषण नहीं हो सकेगा। अभी मॉडल समझौते के न होने की वजह से फ्लैट खरीदारों को बिल्डर्स की मनमानी का शिकार होना पड़ता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी केंद्र सरकार को मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट तैयार करने को कहता रहा है, लेकिन केंद्र सरकार हमेशा रेरा की मौजूदगी और इसे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात बताकर पल्ला झाड़ती रही है। लेकिन इस बार केंद्र ने कोर्ट की बातों को मानते हुए एक समान नियम बनाने के लिए वक्त देने की गुजारिश की है। देखना ये होगा कि कोर्ट के निर्देश से घर खरीदारों के हक में ये मॉडल एग्रीमेंट का खाका कब तैयार होता है। ET नाउ स्वदेश। चलिए, तो आखिर यहाँ पर खरीदारों के हितों में फैसले कब लिए जाएंगे और कब उनको इस दुविधा से निकाला जाएगा? हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ सबसे पहले हीरानंदानी ग्रुप के को-फाउंडर मैनेजिंग डायरेक्टर निरंजन हीरानंदानी जुड़ गए हैं। NEFOWA की वाइस प्रेसिडेंट रंजना भारद्वाज है और साथ ही रेरा के सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल प्रेसिडेंट मेंबर अभय उपाध्याय है। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। निरंजन जी, साफ तौर से आपके पास ही आएगा पहला सवाल। रेरा के जरिए हमने देखा था कि पारदर्शिता और एक तरह की जवाबदेही घर खरीदारों के प्रति स्थापित करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब भी कुछ कुछ लूप होल्स हैं जो कि क्लियरली इस एग्रीमेंट के तहत हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है आपको कितना सही और सही लगता है? मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट की अगर हम बात करें, जिस तरह से इसमें एक यूनिफॉर्मिटी की बात हो रही है, कितना जरूरी है कि इसको लाया जाए? बहुत ही जरूरी है, क्योंकि काफी शहरों में, देशों में, स्टेट्स में अभी तक मॉडल बिल नहीं बनाया गया है। लेकिन महाराष्ट्र एक सरकार है जहां पहले हमारे मोफा में भी एक ड्राफ्ट बिल मॉडल एग्रीमेंट होता था और अब रेरा में भी वो किया गया है। इसलिए महाराष्ट्र में तो ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन काफी ऐसे स्टेट्स हैं जहां तकलीफ है, क्योंकि मॉडल बिल कोई नहीं बनाया गया है। इसलिए केंद्र सरकार ये बनाना चाहते हैं क्योंकि बाकी के जो स्टेट्स के प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सुलझाया जाए। एक प्रॉब्लम रहता है, अपने केंद्र सरकार एक बिल बनाए तो लैंड स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए काफी जो रूल्स एंड रेगुलेशन हर स्टेट में वो अलग अलग हैं और वो फेडरल हमारा स्ट्रक्चर है, इसके कारण ये चेंजेस हैं। इसलिए शायद एक
पूरा मॉडल बिल हम बनाने जाएंगे केंद्र सरकार, तो वो पूरे देश में फिट नहीं होगा। जैसे हमारे स्टेट्स में कुछ रेंट कंट्रोल की एक्ट्स है, कुछ स्टैम्प ड्यूटी का एक्ट्स है, वेरियस प्रोविजन जो अलग अलग हमारे स्टेट्स में है, उसके कारण वो एक सेंट्रल लॉ बनाने में काफी कष्ट है। लेकिन हम ऐसे कर सकते हैं कि कुछ मैंडेटरी क्लॉजेस हम बना सकते हैं और कुछ ऑप्शनल क्लॉजेस जो स्टेट्स भी लागू कर सकते हैं, ऐसे हम लेके आए तो शायद ये मॉडल बिल बन सकता। लेकिन उससे पहले मुझे जानना है अभय जी, शायद आप इस पर ज्यादा प्रकाश डाल सके। मौजूदा अगर हम आदर्श बिल्डर खरीदार समझौते की बात करें तो ये किस रूप में रेरा में शामिल है? जी बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं थोड़ा सा इसमें इसके जो बैकग्राउंड है उसमें जाना चाहूँगा कि पहला तो रेरा में ये प्रोविज़न था कि एक मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट बने, और आपको आपके दर्शकों के लिए बताना चाहूँगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2016 में मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट एक नोटिफाई किया है, जो कि उस समय के हिसाब से काफ़ी अच्छा बिल्डर बायर एग्रीमेंट मैं मानूंगा। पहला बिल्डर बायर एग्रीमेंट था, उस समय हम लोग को अभी इतनी एक्सपीरियंस नहीं थी, शुरुआत थी रेरा की, उस हिसाब से काफी अच्छा बिल्डर बायर एग्रीमेंट नोटिफाई किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन तकलीफ की बात ये हो गई कि जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेरा में एक रूल्स भी नोटिफाई किया था, उसको सारी स्टेट गवर्नमेंट ने माना नहीं, उन्होंने अपने तरीके से रूल्स नोटिफाई किया। उसी तर्ज पे फिर जो मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट जो नोटिफाई हुआ था सेंटर द्वारा, उसको स्टेट्स ने कॉपी नहीं किया और अपने हिसाब से एक नया बिल्डर बायर एग्रीमेंट काफी सारे स्टेट्स में आया है, काफी में नहीं भी आया, जैसे महाराष्ट्र में आया है या और कर्नाटका में आया है, ऐसे कई जगह पे आया भी है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे है कि वो सारे जो मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट जो आए हैं वो सारे अपने अपने तरीके से अपने अपने सुविधा के हिसाब से है। तो समस्या यहाँ पे ये है कि क्या ऐसा कोई बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनाया जा सकता है? इसका जवाब भी मैं देना चाहूंगा कि बिल्कुल बनाया जा सकता है, क्योंकि जैसा निरंजन हीरानंदानी जी ने कहा कि सब जगह एक ही नहीं हो सकता। लेकिन आप ये बात को समझने की जरूरत है कि एक होम बायर एक बिल्डर से एक मकान खरीदता है और ये ट्रांजैक्शन पूरे इंडिया में एक जैसा ही है, उसके हितों की रक्षा करने की जहां तक बात आती है वो सारे एक समान है। हाँ, अगर स्टैम्प ड्यूटी में डिफरेंस है वो क्लॉज बदले जा सकते हैं और वैसे भी वो बिल्डर बायर के एग्रीमेंट के तहत नहीं आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट जो नोटिफाई किया गया था, डेफिनेटली उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि वो 2016 में किया गया था, उसके बाद काफी एक्सपीरियंस हम लोगों को हो गया है लास्ट 5 सालों में, उसमें और इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। तो पहला सवाल ये आता है कि उसको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी बात की है कि इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन मेरे को तकलीफ मतलब मेरे को समस्या यहाँ पे दिख रही है कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो पद्धति अपनाई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में छोड़ दिया है। मेरे को लगता है इसकी जगह पे अगर सुप्रीम कोर्ट ये किया होता कि अगर कोई कमेटी बना दी गई होती और पब्लिक से अगर ओपिनियन सजेशंस मंगाए गए होते, तो आज की डेट में हमको मालूम है, होम बायर्स को पूरे इंडिया में पता है कि कहाँ कहाँ पे क्या तकलीफें आ रही हैं। हम लोगों से अगर सजेशन मंगा करके वो कमेटी अगर उसमें से जो अच्छे और वैलिड सजेशंस हो उनके बेसिस पे एक मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट सुप्रीम कोर्ट को सौंपती, जिसको उस पिटीशन में सारे स्टेट गवर्नमेंट को भी पार्टी बनाना चाहिए था, सारे एग्री कर लेते, तभी जाकर के आप इसको पूरे इंडिया में लगा सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि अगर मान लीजिए कोई बिल्डर बायर आदर्श बिल्डर बायर एग्रीमेंट बन भी जाता है और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई भी कर देती है, तो आप देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कानून रेरा कानून को ही पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट नहीं करा पाई, वेस्ट बंगाल में WB हीरा आ गया और उसके बाद यही सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया लास्ट ईयर 4 मई को WB हीरा को, और उसके बाद भी आज भी वेस्ट बंगाल में रेरा लागू नहीं हो पाया है, रेरा फंक्शनल नहीं है, रेरा के प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं। तो आप बताइए अगर कोई बिल्डर बायर एग्रीमेंट सेंटर नोटिफाई भी कर देगा तो इंप्लीमेंट कैसे होगा इस देश में, ये कैसे इंश्योर किया जाएगा? इस बारे में मैं सुप्रीम कोर्ट का आज जो रिपोर्टिंग आई है न्यूज मीडिया में, क्योंकि यहाँ पर खुद न्यायमूर्ति ने भी कहा है कि जो मध्यम वर्ग के घर खरीदार हैं उनके जो व्यापक हित हैं उनके बारे में वो चिंतित है और उनके बारे में कदम उठाते हुए राज्यों पर छोड़ने की बजाय केंद्र सरकार को बिल्डर खरीदार समझौते का एक प्रारूप तैयार करने का निर्देश दिया गया है। लेकिन थोड़ा सा समस्याओं में जाते हैं, किस
तरह से ग्राहकों को दिक्कतें हो रही हैं, रंजना जी शायद विस्तार से इस पर समझाई भी है रंजना जी, लेकिन मॉडल बायर खरीदार एग्रीमेंट की जो हम बात कर रहे हैं वो कौन से लूप होल्स हैं जिनकी वजह से आपने देखा है कि खरीदारों को दिक्कतें हो रही हैं? आपके सामने किस तरह की शिकायतें आई हैं? पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी जस्टिस ऑनरेबल चंद्रचूड़ जी का, जो हमेशा बायर्स को समझते हैं। मैं ये कहूंगी सरकार नहीं समझ पाई बायर्स को, लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ जी समझ पाए। तो समस्याएं तो बहुत सारी है। जो भी एग्रीमेंट होता है, ये जो बिल्डर है हमेशा अपने प्रॉफिट ही देखते हैं। इसमें कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं होता है जिसमें बायर का भी प्रॉफिट हो। और इसमें इतनी टेक्निकलिटी होती है जो एक आम इंसान नहीं समझ पाता है। जब हम एक सपनों का घर खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, उस टाइम हम ये नहीं सोचते कि इसमें क्या लिखा, क्योंकि हर कोई तो वकील नहीं होता कि जो पूरा इसकी गहराई पढ़ पाए। आम इंसान तो सीधे साइन कर पाता है, लेकिन जब हम पोजीशन लेते हैं या जब आम इंसान अपना फ्लैट लेता है, उस टाइम वो समझ जाता है कि बिल्डर ने कितनी जालसाजी रची हुई, अपने हित के लिए ही उन्होंने सारे इसमें क्लॉज रखे हुए हैं। अगर देखा जाए तो जब अगर हम बायर टाइम पे ये पैसे नहीं दे पाता है बिल्डर को, तो उसमें पेनल्टी क्लॉज है। और अगर यही बिल्डर बायर को टाइम पे घर नहीं दे पाता है, पोजीशन नहीं दे पाता, तो उसमें कोई ऐसा क्लॉज नहीं है कि बिल्डर भी कुछ ऐसा कुछ दे दे या तो ये उनको रेंट दे दे प्रॉपर्ली। अगर मैं कहूंगी कई आजकल जो टाइम पीरियड जो बायर देते हैं 3 साल 4 साल में फ्लैट देंगे, लेकिन 11-11 साल भी हो जाते हैं, 12-12 साल भी हो जाते हैं कि बायर्स को फ्लैट नहीं मिल पाता। तो वो तो उस एग्रीमेंट में लिखा नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो स्टार्टिंग में जब हम फ्लैट खरीदते हैं, उस टाइम जब हम ब्रोशर देखते हैं, जो लेआउट होता है उसमें लेआउट डिफरेंट होता है, और जब हम फ्लैट लेते हैं तो उसमें अलग होता है, क्योंकि इसमें टेक्निकलिटी इतनी है कि हम चैलेंज भी नहीं कर सकते इनको, क्योंकि पूरा साइन हम कर चुके होते हैं। तो इसीलिए जो ये मॉडरेट जो ये बन जाएगा एग्रीमेंट, ये बोथ साइड होना चाहिए, बायर के हित में भी होना चाहिए और बिल्डर के हित में भी होना चाहिए। तो कोई भी इसमें मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। और अगर हम ऐसा भी देखें, जैसे मटेरियल जो यूज करते हैं बिल्डर, बहुत ही थर्ड क्लास मटेरियल होता है। 1-2 साल में ही आपकी दीवारों पे दरारें आ जाती है, कहीं से छत टूट जाती है, तो आप इसको भी चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो काफी कुछ जितने भी क्लॉज है बिल्डर के पक्ष में ही होते हैं। और अगर हम कहते हैं कि हम एक देश में रहते हैं, वेयर इंडियंस, तो एक लॉ भी होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं कोई बायर अपना, कोई बिल्डर अपना लॉ रख रहा है, कोई दूसरा एग्रीमेंट कर रहा है। तो द लॉ शुड बी द टोटली सेम फॉर ऑल बिल्डर्स, और किसी भी प्रांत में, किसी भी प्रदेश में। नहीं, आप सही कह रही हैं कि यहाँ पर केंद्र सरकार ने राज्यों पर छोड़ दिया था। लेकिन निरंजन हीरानंदानी जी, आपसे अब सवाल ये होगा, आपके एनालिसिस के मुताबिक रेरा में इतनी बड़ी बात को कैसे छोड़ दिया गया? भले ही 2016 की अगर ये स्थापित किया गया है, इस नियम को लागू किया गया है, फिर भी अभी भी दिक्कत तो यही है कि कहीं ना कहीं फ्लैट खरीदारों को नियम और शर्तों के बारे में डेवलपर्स की दया पर ही छोड़ दिया जाता है। क्यों अलग अलग राज्यों में इसको लेकर अलग अलग नियम है? जिस आदर्श बिल्डर खरीदार एग्रीमेंट की हम बात कर रहे हैं, क्यों राज्यों के नियमों में इसको लेकर एक समानता नहीं है, और किस वजह से आपके मुताबिक केंद्र ने इसको राज्यों पर छोड़ दिया है? एक तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट। हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर हमने राज्यों के ऊपर लैंड एक स्टेट सब्जेक्ट है। जब भी लैंड एक्विजिशन लॉज आते हैं तो भी स्टेट सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसके ऊपर निर्भर है। लेकिन फिर भी जो रेरा के क्लॉजेस है, जैसे आपको पता होगा कि जितने भी पिनल क्लॉजेस है, जैसे वो मैंडेटरी जो स्पेसिफिकेशंस है, वो जो अग्रीमेंट में लिखा जाता है वही आपको देना पड़ता है। आपकी कोई डिफेक्ट हो तो वो डिफेक्ट लायबिलिटी उसके ऊपर स्ट्रक्चरल की होती है। आप टाइम पर नहीं दें तो आपको पेनल्टी ऑटोमेटिकली देना पड़ता है अंडर रेरा, और वो हर स्टेट में लागू हो गया है। तो वो तो सेंट्रल कानून बन ही गया है, क्योंकि एक सेंट्रलाइज रेरा की कानून बन गए। लेकिन आपकी बात सही है कि ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जहां ये कानून लागू नहीं किया है, क्योंकि वो अग्रीमेंट अभी तक ड्राफ्ट नहीं की है। जैसे अलग अलग स्टेट्स, वेस्ट बंगाल की बात जिक्र हुई थी, वहां भी वो कानून अलग है, लेकिन वहां भी उन्होंने प्रोटेक्शन की क्लॉजेस दिखाए हैं, लेकिन वो अलग क्लॉजेस है। तो इसलिए जहां भी आप देखेंगे, जहां भी रेरा लागू हो गया है, वो पूरे देश में अभी हुआ है,
उसमें ऑटोमेटिकली रेरा अथॉरिटीज को एक पावर दिया गया है कि पेनल्टी होती है, ब्याज भी देना पड़ता है, रेक्टिफाई भी करना पड़ता है और है। लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो पहले से ही अटके हुए हैं 10 साल से, जो आपने बात की, वहां सरकार ने अब स्वामी फंड्स क्रिएट किया है जहां उनको ये फंडिंग के सहयोग से वो बिल्डिंग्स अभी कंप्लीट करना चाहते हैं, लेकिन वो इनकम्प्लीट अभी तक भी है और रेरा को पावर्स दिए गए हैं कि ये प्रोजेक्ट्स को वो काबू में ले ले और उनको कैसे भी राहत करके कर दे। महाराष्ट्र में हमने काफी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अटके हुए हैं, उन्होंने कानूनी तौर पर उनको सोसाइटी या ग्रुप ऑफ मेंबर्स को दे दिए हैं और उसको कंप्लीट किया गया है। कुछ और भी जो प्रोजेक्ट्स हैं जैसे यूनिटेक है, वहाँ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने अलग गवर्नमेंट के हिसाब से कंट्रोल कर दिया है और वो प्रोजेक्ट सभी 17,000 घर केंद्र सरकार के कंट्रोल के अंदर एक सेपरेट बोर्ड क्रिएट किया गया है जहां वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करते हैं। तो इसलिए कानूनी तौर पर काफी सुधर गया है, लेकिन बात सही है, कैसे उसको और सुधारे वो बात अभी चलती है और हमको करना ही चाहिए। और हर स्टेट को जो अब तक इसमें जो कानून नहीं लाया है, जहां अग्रीमेंट्स ऐसे नहीं दिए हैं, कंपलसरी नहीं किए, उसको लागू किया है। लेकिन रेरा आज की तारीख में पूरे देश में लागू हो गया है। काफी 1-2 स्टेट्स में नहीं है, उसमें अलग कानून है, लेकिन एक सेंट्रल एक्ट भी वो इम्प्लीमेंट किए। एक बात रहती है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग हैं, वो अलग अलग स्टेट्स अपने उनके देखा देखी के हिसाब से किया गया है, उसमें शायद कुछ भेदभाव दिख रहा है और उसको सुधारा जाना चाहिए। लेकिन 75-80% स्टेट्स अब सब ये कानून को लागू कर दिया है। अभय जी, आपसे मुझे समझना है कि अगर मान लीजिए केंद्र सरकार को, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिए हैं कि उन्हें एक रूपता, एक यूनिफॉर्मिटी लानी है इस पूरे एग्रीमेंट में, केंद्र सरकार ने फिलहाल तो कहा है कि उस पर ये काम करेगी, लेकिन अगर राज्यों को अपने लिहाज से इसमें एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी लानी हो, कुछ बदलाव करने हो, तो उन्हें क्या कुछ करने चाहिए तुरंत प्रभाव से? क्योंकि देखिए, जो होम बायर्स हैं, जो खरीदार हैं, घर खरीदार हैं, वो त्रस्त तो है ही हैं। इमीडिएट एक्शन राज्यों के हिसाब से क्या हो सकता है? देखिए कविता जी, मैं उसी बात, बहुत अच्छा, मतलब हम लोग की जो डिस्कशन चल रही है बहुत ही अच्छी लाइन पे चल रही है। पहली बात तो ये है कि मैं फिर से उस बात पे आना चाह रहा हूँ जो सवाल आपने किया कि एक होम बायर खरीदता है, घर खरीदता है, पैसे देता है और उसको कुछ कुछ बताया जाता है कि उस घर के ऐसा होगा, उसमें ये फैसिलिटीज होंगी, ये इम्यूनिटीज होंगी, ये सारी चीजें बताई जाती हैं उसको इस तरीके से पेमेंट करना होगा ये, और बिल्डर उसको पैसे लेके घर देता है। आप मेरे को सिंपल कॉमन सेंस में समझना चाहता हूं, मैं किसी टेक्निकलिटी में नहीं जाना चाहता, मैं ये समझना चाहता हूं कि पूरे इंडिया में आप कहीं भी अगर घर खरीदेंगे तो इस ट्रांजैक्शन में क्या चेंजेस आएंगे, क्यों आपको अलग अलग स्टेट में अलग अलग बिल्डर बायर एग्रीमेंट चाहिए, ये बात मेरी समझ में नहीं आती है। अब आप देखिए किस तरीके से चेंज कर दिया गया। मैं निरंजन हीरानंदन जी की बहुत इज्जत करता हूं, मैं उनसे कहे बार बार ये बात कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में बिल्डर बायर एग्रीमेंट है, कर्नाटका में भी है, ऐसे काफी सारे, तमिलनाडु में भी है, काफी सारे स्टेट्स में है। लेकिन आप मेरे को बताइए, आज मैं घर ले रहा हूं, आपने एग्रीमेंट में लिख दिया कि ओसी मिलने के बाद आप मेरे को घर दे देंगे, जबकि ओसी का मतलब केवल होता है कि आपने मेरा फ्लैट बना दिया। सीसी का मतलब होता है कि आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट जिस तरीके से हुआ, उसमें जो भी कॉमन फैसिलिटीज, इम्यूनिटीज बोली गई थी, कॉमन एरियाज बोले गए थे, वो सारे कंप्लीट किए गए। तो क्या मैंने जब घर खरीदा था तो मैंने केवल घर खरीदा था या पूरे कॉमन एरिया, फैसिलिटीज, इम्यूनिटीज सबके लिए पैसे दिए थे? अगर मैंने सब चीज के लिए पैसे दिए गए थे तो क्या ये प्रोविजन एग्रीमेंट में नहीं होना चाहिए कि बिल्डर मेरे को घर तब तक नहीं देगा जब तक वो मेरे घर के साथ साथ सारे कॉमन एरियाज को नहीं बना देता, सारा क्लब नहीं बना देता, स्विमिंग पूल नहीं बना देता, या जो भी फैसिलिटीज, एमिनिटीज उसने प्रॉमिस की थी वो सारी चीजों को बना नहीं दिया जाता? इसमें कहाँ चेंजेस की जरूरत है? मेरे तो समझ में नहीं आता। मैं तो सिंपल बायर हूं, मैं इतना पढ़ा लिखा, मैं कोई पीएचडी नहीं हूं, एलएलबी, मेरे को समझ में नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देता हूं कि ये बात उठाई उन्होंने। जरूरत है इस बात की, पूरे इंडिया में ट्रांजैक्शन एक ही होते हैं। एक होम बायर अपने गाढ़ी कमाई, मेहनत की कमाई का पैसा जो है, पूरे जीवन भर की, उम्र भर की कमाई को बिल्डर को देने के लिए तैयार हो जाता है। बिल्डर बोलता है कि उसको इस तरीके का घर देगा, ब्रोशर रहता है, एडवर्टीजमेंट रहते हैं, उसको बताया जाता है, और उसके बाद पता लगता है कि नहीं जी, मैं तो जब घर लेने गया
तो उसमें फैसिलिटीज कमी बनी नहीं है। और एक नया कॉन्सेप्ट लास्ट 3-4 सालों में आ गया कि फिट आउट के लिए, कि मैंने तो जी साहब ओसी के लिए अप्लाई कर दिया, आप फिट आउट के लिए एक बार घर ले लीजिए, अगर आप वहां से नहीं लेते हैं तो बिल्डर आपके ऊपर में होल्डिंग चार्जेस लगाना शुरू कर देता है। तो मेरा सिंपल सा सवाल ये है कि पूरे इंडिया में क्या जरूरत है कि हर जगह पे, आप देखिए महाराष्ट्र का देख लीजिए, पूरे रेरा एक्ट में ओपन कार पार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है, एकदम स्ट्रिक्टली नो है। फिर भी आप महाराष्ट्र में देखेंगे ओपन कार पार्किंग आराम से वहां पे ऑफिशियली रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन में आप देखेंगे ओपन कार पार्किंग की रजिस्ट्रेशन हो रही है और लोग सेल कर रहे हैं। तो मेरे को ये जो बातें हो रही हैं कि हर जगह मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट हर स्टेट्स में जो बनाया, हम लोग तो बात उसी की कर रहे हैं कि वो समान होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, पैन इंडिया एक जैसा होना चाहिए और सारे मसले उसमें कवर होने चाहिए। आज की डेट में आप देखिए, अगर बिल्डर चाहे तो मेरे को जब चाहे मेरे एक डिफॉल्ट पे मेरे को निकाल देता है। कल अगर मेरे को एग्जिट क्लॉज चाहिए, मैंने घर बुक किया था, मेरे ऊपर में कोई तकलीफ आ गई, भाई आ ही सकती, मेरी नौकरी चली गई, मेरे घर में कुछ ऐसा हो गया, मेरा कोई अर्निंग मेंबर था जिसके बेसिस पर मेरे नाम पे घर बुक हुआ था और वो अर्निंग मेंबर पास अवे हो गया, तो मैं घर आप उसको नहीं ले सकता। तो मेरे लिए क्या एग्जिट क्लॉज एग्रीमेंट में नहीं होना चाहिए? क्या मैंने जितना पैसा बिल्डर को दिया, अब मैं निकलना चाहता हूं तो बिल्डर मेरा सारा पैसा मार लेगा? क्या अब आप दूसरी प्रॉब्लम, मतलब ये सब चीजें मैं कॉमन इसलिए बता रहा हूं कि पैन इंडिया में ये प्रॉब्लम चल रही है। आज कारपेट एरिया की बात हो रही है कि कारपेट एरिया पे सेल करेंगे, वो कारपेट एरिया डिफाइन कौन करेगा? एक और चीज जिसके लिए मैं आपके पास बाद में आऊंगी, लेकिन पहले निरंजन जी के पास जाना चाहती हूँ। केंद्रीय सलाहकार समिति अपने अधिकारों का उपयोग करे, इसको हम कैसे पढ़ें? किस तरह के अधिकारों को उपयोग में लाने की बात की जा रही है? ये कहा गया है कि यहाँ पर केंद्रीय सलाहकार समिति एक आदर्श बिल्डर खरीदार समझौते को तैयार करने के लिए अपने अधिकारों को समझे और उसे इस एग्रीमेंट में शामिल करे। निरंजन जी, किस तरह से समिति इस पर विचार कर सकती है? इसमें दो मत भी नहीं है। जब जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने ये आज्ञा दी है कि एक सेंट्रल कानून बनाया गया या एग्रीमेंट बनाया जाए, वो होगा ही। मेरे अंदाज से जो अभी सुझाव दिया जाता है वो केंद्र सरकार को सुझाव पूछना चाहिए, सब लोग को देना चाहिए और हमें एक कानून बनाना ही चाहिए। एग्रीमेंट्स है, महाराष्ट्र सरकार ने तो बना ही दिया है। मेरे अंदाज से उनका एक बेस बन गया है। मेरे अंदाज से इसी को आप कानूनी तौर पर यूज करें और पूरे देश में लागू कर दें तो 97% प्रॉब्लम सॉल्व हो जा सकता है। और दूसरे जो पॉइंट्स आपने बात जिक्र की, जैसे फिट आउट्स के बाद में है, उसमें ओसी का एकदम स्पष्ट क्लियर किया है। पर जैसे वो बोल रहे हैं कि कॉमन एमिनिटीज के ऊपर भी दिया जाए, वो भी एक स्पष्ट कर सकते हैं। सेंट्रल कमेटी के ऊपर द्वार ये खींचा जाए तो वो भी हम कर सकते हैं। तो मेरे अंदाज से इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं आता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि हमें इसको करना चाहिए कि एक ही देश में एक ही कानून लेके आना चाहिए, एक ही मॉडल बिल लेके आना चाहिए, वो सही है। और मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती के होने में। कुछ स्टेट्स में को शायद तकलीफ आ जाए क्योंकि वहां के लोकल लॉज जो हैं वो शायद अलग है, इसलिए कुछ परिवर्तन आएंगे कुछ क्लॉजेस में अलग अलग स्टेट्स में। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने बताया गया है कि इसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए, तो मेरे अंदाज से एक सेंट्रल लॉ जरूर आ सकती है और उसको मैंडेट भी सुप्रीम कोर्ट जैसे किया है वैसे कर भी सकती है। तो मॉडल एक्ट बन सकती है, वो सुप्रीम कोर्ट में रजू हो जाए सरकार में और इस पर ऑलरेडी पारदर्शिता जो है वो लाई जा चुकी है। अभय जी, अगर इसके बारे में आप थोड़ी जानकारी दे सके कि महाराष्ट्र रेरा ने कैसे मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट में एक रूपता और समानता लाने की कोशिश की गई है, जो अन्य राज्य हैं अगर उसको फॉलो करें या अगर केंद्र सरकार भी देखना चाहती है तो इससे उदाहरण लेकर एक एग्रीमेंट तैयार कर सकती है जो कि एक रूप होगा। मैं निरंजन जी की बात से सहमत नहीं हूं। अगर हमको रियल में एक बेस मॉडल को पकड़ना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट है, जो उन्होंने जो नोटिफाई किया है यूनियन टेरिटरीज के लिए, वो एक बहुत ही अच्छा सिंपल वर्डेड, एक आम आदमी जिसको समझ सके वैसा बिल्डर बायर एग्रीमेंट है। ऑलमोस्ट मैं ये नहीं कहता कि उसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है, उसमें अभी है, बिकॉज वो 2016 में बनाया गया था। एक फर्स्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट बना था। आप किसी को भी अगर आप दोनों महाराष्ट्र का और सेंट्रल वाला पढ़ा दें तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि पहला
कि महाराष्ट्र का जो ड्राफ्टिंग वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि किसी के समझ की बाहर की बात है। मैं तो नहीं समझ पाया, उनका रूल्स भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और पूरा लॉ कानून से हटके है। हम लोगों ने उसके लिए बहुत ज्यादा, उसके लिए 2016-17 में काफी उसके लिए मैंने पत्र भी लिखा था। और लेकिन निरंजन जी, आप शायद बताना चाहें कि किस तरह महाराष्ट्र रेरा ने इसको लागू किया है? नहीं, वो पहले से ही हमारे महाराष्ट्र में मोफा एक्ट होता था, वहां भी हमारे पास एक कानूनी तौर पर एक ड्राफ्ट थी। उसके बाद में जब रेरा आ गई तो उसमें जो हमने सुधार किया और उसको और भी लागू किया है। मेरे अंदाज से अभी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिख रहा है, पर शायद उसमें कुछ सुधार हमको करना है तो कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो बात नहीं है, उसको भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन हमने, आप पूरे देश में देखेंगे तो महाराष्ट्र की एक्ट जो है वो काफी और स्टेट से बहुत ही आगे और सुधारा किया गया है इन फेवर ऑफ द बायर। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो पूरे देश में देखा जाए तो महाराष्ट्र इज अहेड ऑफ द अदर स्टेट, इसलिए मैं महाराष्ट्र का जिक्र करता हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि उसको भी हम सुधार नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें काफी जो बाकी के स्टेट्स हैं उसके कंपैरिजन में शायद महाराष्ट्र ज्यादा अच्छा दिख रहा है। पूरे ऐसे बता रहे हैं और पूरे देश में हमारे हाई कोर्ट्स भी बताए हैं कि हमारा जो अभी कानून किया है और जो मॉडल बिल एक्ट है या रूल्स एंड रेगुलेशंस है और जो हमारे अग्रीमेंट अभी जो बनी हुई है वो काफी सुधारा गया है, उसके साथ भी इन फेवर ऑफ द कंज्यूमर्स है। लेकिन उसमें और भी हम सुधार सकते हैं, ऐसे नहीं है कि कोई चीज और भी नहीं सुधर सकती, लेकिन as compared to other states it is fast, बिल्कुल, far better यहाँ पे and स्कोप तो faster. काफी ज्यादा है, लेकिन फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का स्वागत करते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है कि एक समान मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट जो है वो आना चाहिए। घर खरीदारों के बीच में और एजेंट्स के बीच में और बिल्डर्स के बीच में पारदर्शिता होनी चाहिए, और जिस तरह की गत हम देख रहे हैं जो लगातार खराब होती दिखाई दे रही है घर खरीदारों की, उसका अंत होना चाहिए। समय की यही मांग है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। कंज्यूमर किंग में मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।